गुड मॉर्निंग। मैं शीशा जाकर NIPS स्कूल से कक्षा 12 सब्जेक्ट राजनीति विज्ञान दिनांक 24/02। आज अपना प्रमुख विषय है भारत का संविधान और हमारे संविधान की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। भारतीय संविधान की परिभाषा यानी संविधान की परिभाषा पर क्या दे सकते हैं कि किसी भी देश के शासन को चलाने वाले नियमों व सिद्धांतों के समूह को संविधान कहते हैं। यानी कि किसी भी देश का शासन जिन नियमों के अनुसार चलाया जाता है उसे वहां का संविधान कहा जाता है। भारतीय संविधान को हमारी बाइबल के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि हमारे देश का शासन इसी के अनुसार चलाया जाता है और प्रत्येक व्यक्ति के लिए इसकी सुरक्षा के लिए इसमें पर्याप्त व्यवस्था की गई है। किसी भी देश का जब संविधान और राजनीतिक व्यवस्था वहां की जो अवस्थाएं होती हैं, विश्वास होते हैं और शाश्वत मूल्य होते हैं, उनको भी ध्यान में रखकर वहां का संविधान निर्मित किया जाता है। भारत के संविधान निर्माताओं का लक्ष्य भी भारत के अंदर एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना था और संविधान की प्रस्तावना में संविधान के आदर्श को स्पष्ट कर दिया गया कि हमारे संविधान का लक्ष्य क्या है। भारत में एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना इसका मुख्य लक्ष्य था और जिससे प्रत्येक व्यक्ति को समान रूप से अपना विकास करने का, अपनी उन्नति करने का हमें अवसर उपलब्ध हो। किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव न हो, जाति, धर्म, लिंग, इनके अनुसार कोई भेदभाव नहीं हो। ये हमारी प्रस्तावना में भी स्पष्ट कर दिया गया। भारतीय संविधान को जीवंत संविधान का दर्जा दिया गया है कि इसके अंदर प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक संस्था को ये बताया गया है कि उसके क्या अधिकार है और क्या कर्तव्य है। संविधान हमारे देश का सर्वोच्च कानून है कि हमारे देश में कौन सा कानून लागू है जो हमारे संविधान में वर्णित है, जो शासकीय तंत्र को सक्रिय रूप से काम करने व व्यवस्था संचालित करने हेतु दिशा निर्देशित करता है। यानी हमारे देश का जो शासन चलाया जाता है उसका सर्वोच्च कानून हमारा संविधान है। वो जो शासकीय तंत्र है उसको पूरी तरह से सक्रिय रूप से काम करने की व्यवस्था संचालित करने हेतु हमारा संविधान ही निर्देशित करता है। शासकीय तंत्र संविधान के दायरे से बाहर कोई भी कानून नहीं बना सकता और न उस कानून को लागू कर सकता और न ही कोई विधि के विपरीत शासन संचालित कर सकता। जो हमारे संविधान में वर्णित उन्हीं कानूनों के तहत उसी विधि के अनुसार देश का शासन संचालित करने का निर्देश हमारा संविधान देता है। तो ये हुआ हमारा संविधान क्या है और संविधान हमें क्या शक्तियां प्रदान करता है। अब है भारतीय संविधान की विशेषताएं कि हमारे संविधान की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। हमारे संविधान की प्रथम विशेषता है कि हमारा संविधान संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न संविधान है। इसका तात्पर्य यह है कि हमारा संविधान जो शासन की अंतिम शक्ति है वो जनता में ही निहित है और ये हमारा संविधान किसके द्वारा निर्मित है? जनता द्वारा निर्मित है और जो अंतिम शासन की शक्ति है वो हमारे जनता में ही निहित है, यानी जनता को प्रदान की गई है। इसीलिए संविधान की प्रस्तावना में कहा गया है कि हम भारत के लोग इस संविधान को अंगीकृत करते हैं, आत्मसमर्पित करते हैं
इसका तात्पर्य क्या हुआ कि इस संविधान को हमने अपनाया है, हम पर जबरदस्ती थोपा नहीं गया है। हम भारत के लोग इस संविधान को सहर्ष रूप से स्वीकार करते हैं और इसको हम हमारे हृदय से इसका स्वागत करते हैं। ये हमारे ऊपर थोपा नहीं गया है, और बल्कि हमने इसको सहृदय से स्वीकार किया। यानी भारत की जनता इसको आत्मसमर्पित करती है। इसका तात्पर्य हुआ कि भारत की जनता ने हमारे संविधान को आत्मिक रूप से स्वीकार किया। दूसरी विशेषता है हमारे संविधान की प्रस्तावना। हमारे संविधान की प्रस्तावना एक महत्वपूर्ण बात है, महत्वपूर्ण विशेषता है, क्योंकि प्रस्तावना के अंदर ही संविधान के संपूर्ण उद्देश्य और लक्ष्यों को प्रदर्शित किया गया है कि हमारे संविधान के उद्देश्य क्या हैं, हमारे संविधान के लक्ष्य क्या है। डॉक्टर के एम मुंशी ने जो इसको प्रस्तावना को संविधान की कुंडली कहा है, यानी संविधान की कुंडली क्या है? प्रस्तावना, यानी पूरे संविधान का आईना हमें उसके प्रस्तावना में प्रतिबिंबित होता है। बहुत से राजनीतिक के ज्ञाता प्रस्तावना को संविधान की आत्मा के नाम से भी पुकारते हैं, संविधान की आत्मा के नाम से भी इसको जाना जाता है। तीसरी विशेषता है विश्व का सबसे विशाल संविधान, यानी हमारा संविधान, इसकी विशेषता है कि विश्व के जितने भी संविधान हैं उन सबसे ये विशाल है। अमेरिका के संविधान में 7, कनाडा के संविधान में 147, ऑस्ट्रेलिया के संविधान में 128, दक्षिणी अफ्रीका के 153 अनुच्छेद, यानी जो विश्व के बड़े देश हैं अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, उनमें अनुच्छेद बहुत कम है, जबकि हमारे संविधान के अंदर 395 अनुच्छेद हैं। तो ये बात स्पष्ट इंगित करती है कि हमारा संविधान विश्व का सबसे विशाल संविधान है। हमारे संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग, 395 अनुच्छेद है, 22 भाग है और 12 अनुसूची और 5 परिशिष्ट, इन सबको मिलाकर हमारा संविधान विश्व का सबसे विशाल संविधान बन जाता है। संविधान में ऐसी व्यवस्था की गई है कि हमारा संविधान एक संघात्मक संविधान है, जिसके अंदर संघीय व्यवस्था की गई है कि भारत क्या है, एक विभिन्न राज्यों का संघ है। संविधान के एक अध्याय में नीति निर्देशक सिद्धांतों का भी वर्णन किया गया है। नीति निर्देशक तत्व के बारे में हरि विष्णु कामत ने कहा था कि हमें गर्व है हमारे संविधान पर कि हमारा संविधान विश्व का सबसे विशाल संविधान है, क्योंकि इसमें पूरी संघात्मक होते हुए एकात्मक कैसे है, एकात्मक होते हुए संघात्मक कैसे, इसका विस्तृत रूप से वर्णन किया गया है कि हमारा संविधान संघीय संविधान है, परंतु किन परिस्थितियों में ये एकात्मक संविधान का काम करता है, ये पूरा विवरण हमारे संविधान में वर्णित किया गया। हमारे संविधान की चौथी विशेषता है ये लिखित एवं निर्मित संविधान है। हमारे संविधान में जो भारत में जो कानून है जिसके तहत हमारा
संविधान सभा द्वारा इस संविधान को निर्मित किया गया और लिपिबद्ध किया गया। पूरी जो जितने भी कानून हैं जिनके तहत हमारे देश का शासन चलता है वो पूरा लिखा हुआ है, लिपिबद्ध है। संविधान सभा ने इसको पूर्णतया लिपिबद्ध किया। हमारे संविधान को तैयार करने में 2 वर्ष 11 मास 18 दिन का समय लगा। 2 वर्ष 11 मास 18 दिन यानी संविधान का निर्माण करने में कुल जो समय लगा वो था 2 वर्ष 11 मास 18। 2 वर्ष 11 मास 18 दिन में हमारा संविधान पूर्णतया बनकर तैयार हुआ। 5वीं हमारे संविधान की विशेषता है संसदीय शासन व्यवस्था। हमारे देश में जो लोकतांत्रिक प्रणाली है उस लोकतंत्र में शासन चलाने के लिए संसदीय शासन व्यवस्था की व्यवस्था की गई है। संसदीय शासन व्यवस्था में कार्यपालिका किसको कहा जाता है? कार्यपालिका मंत्रिमंडल को कहते हैं। कार्यपालिका पूर्णतया व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होगी। व्यवस्थापिका संसद को कहा जाता है, यानी कार्यपालिका व्यवस्थापिका लोकसभा के लिए पूर्णतया उत्तरदायी होगी। और राष्ट्रपति का पद जो देश का संवैधानिक प्रधान है सबसे प्रतिष्ठित पद है। और परंतु जो वास्तविक शक्तियां हैं वो मंत्रिमंडल द्वारा ही प्रयोग में ली जाती हैं। संसद में कार्यपालिका तब तक रहती है जब तक कि उसे संसद का विश्वास मत प्राप्त हो। यदि संसद का विश्वास मत समाप्त हो गया तो कार्यपालिका को हटना पड़ता है या अपना त्याग पत्र देना पड़ता है। मंत्रिमंडल का नेता प्रधानमंत्री होता है। राष्ट्रपति केवल नाममात्र का संवैधानिक प्रधान होता है। वास्तविक जो शक्तियों का प्रयोग है वो कार्यपालिका जिसका नेता प्रधानमंत्री होता है वही उनका प्रयोग करता है। जो व्यवस्था केंद्र में है यानी संवैधानिक प्रधान राष्ट्रपति होता है, वास्तविक शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल के द्वारा करता है। इसी तरह की व्यवस्था राज्यों में संवैधानिक प्रधान राज्यपाल होता है और वास्तविक कार्यपालिका का प्रधान जो शक्तियों का प्रयोग करता है राज्य में वो प्रधानमंत्री होता है। कार्यपालिका का नेता मुख्यमंत्री होता है और केंद्र में कार्यपालिका का प्रधानमंत्री होता है। राज्य के अंदर राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। वो एक संवैधानिक पद है जो राज्य का प्रथम नागरिक माना जाता है। इसी तरह से केंद्र में देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति को माना जाता है। जब संसदीय व्यवस्था में कार्यपालिका को संसद का बहुमत प्राप्त नहीं होता तो उसे निश्चित रूप से त्याग पत्र देना पड़ता है। फिर हमारे संविधान की छठी विशेषता है मौलिक अधिकार व कर्तव्य। हमारे संविधान में हमारे कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं और क्या प्रत्येक व्यक्ति के जो भारत का नागरिक है उसके कर्तव्य क्या हैं उन सब का वर्णन किया गया है संविधान के भाग 3 में। यानी संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों और कर्तव्यों का पूर्ण इंद्राज किया गया है और भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक ये वर्णित है। इनके अंदर हमारे जो मौलिक अधिकार हैं उनका वर्णन है।
अधिकार कौन कौन से हैं? पहला समता का। हमारा संविधान हमें कौन सा मौलिक अधिकार प्रदान करता है? पहला समता का अधिकार, यानी विधि के समता का अधिकार का क्या तात्पर्य है? समता, इसका तात्पर्य है यानी विधि के आगे, विधि के सामने चाहे कोई व्यक्ति कितना ही बड़े पद पर कार्यरत हो और कोई ही कितना ही देश का सामान्य नागरिक हो, विधि के आगे सब समान होंगे। यानी विधि के आगे न किसी को बड़ा माना जाता और न किसी को छोटा माना जाता। यदि किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया है, चाहे वो कितने बड़े पद पर है, और किसी व्यक्ति ने, साधारण व्यक्ति ने कोई अपराध कर दिया, दोनों अपराध एक ही श्रेणी के हैं, तो उन्हें समान दंड मिलता है। मेरे संविधान उसके अंदर किसी भी प्रकार का भेदभाव करने के पक्ष में नहीं है, उन सबको समान दंड दिया जाएगा। यह है हमारा समता का मौलिक अधिकार। दूसरा है स्वतंत्रता का। स्वतंत्रता का अधिकार के अंदर है प्रत्येक व्यक्ति जो भारत का नागरिक है, हमारा संविधान हमें स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है कि कोई भी व्यक्ति अपना कोई भी रोजगार कर सकता है जो विधि सम्मत हो, स्वतंत्र है। कोई भी व्यक्ति शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा ग्रहण कर सकता है, किसी भी विद्यालय या विश्वविद्यालय में वो प्रवेश ले सकता है। जाति, धर्म, लिंग इनके आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाता। यानी व्यक्ति पूरे राष्ट्र के अंदर वो भ्रमण कर सकता है कि चाहे वो किसी देश के किसी भी राज्य का निवासी हो, उसके निवास स्थान के अनुसार उसको किसी अन्य राज्य में प्रवेश के लिए नहीं रोका जा सकता। ये उसे स्वतंत्रता का अधिकार है। तीसरा है हमारा मौलिक अधिकार शोषण के विरुद्ध। शोषण के विरुद्ध अधिकार, मौलिक अधिकार में क्या आता है कि हमारे देश के अंदर कोई भी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का शोषण नहीं कर सकता, चाहे वो शोषण का कोई भी प्रकार हो, शारीरिक शोषण हो, मानसिक शोषण हो या अन्य किसी प्रकार का शोषण हो। यह जैसे बेकार प्रथा है, बेकार प्रथा के अंदर मजदूर से काम करवाया जाता है परंतु उसको उसका पेमेंट नहीं दिया जाता, यानी पैसा उसकी मजदूरी नहीं चुकाई जाती। हमारे देश के अंदर ऐसी प्रथा का निषेध है। किसी भी व्यक्ति को अन्य व्यक्ति का शोषण करने का अधिकार नहीं है, चाहे वो बाल श्रमिक के रूप में हो, किसी भी तरह का शोषण हो, व्यक्ति शोषण नहीं कर सकता। फिर है धार्मिक, दूसरा मौलिक अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता। धार्मिक स्वतंत्रता का तात्पर्य है कि विधि द्वारा भारत में सरकार द्वारा या संविधान द्वारा किसी भी धर्म को राष्ट्रीय धर्म नहीं माना जाता। धर्म प्रत्येक व्यक्ति को अपना धर्म मानने की स्वतंत्रता है, वो किसी भी धर्म को मान सकता है, उस धर्म के विधि विधान अनुसार वो पूजा पाठ कर सकता है। धार्मिक मामलों में सरकार किसी भी तरह का हस्तक्षेप नहीं करेगी। इसके हमारा धर्मनिरपेक्ष राज्य है, भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य होगा जिसमें प्रत्येक धर्म को मानने वाले व्यक्ति निवास कर सकते हैं। धर्म के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता, चाहे वो सरकारी सेवा हो, चाहे निजी व्यवसाय हो, चाहे कहीं यात्रा करने की हो, उसमें कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। अब इस धार्मिक मौलिक अधिकार के अंदर केवल सरकार एक उस परिस्थिति में प्रभाव अपना काम में ले सकती है जबकि कोई ऐसा अंधविश्वास हो जो लोगों के जीवन के लिए खतरनाक हो, यानी
हम किसी व्यक्ति को बाध्य नहीं कर सकते। शिक्षा का अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को है। कोई व्यक्ति कैसी भी शिक्षा किसी भी संस्था में प्रवेश लेकर प्राप्त कर सकता है। ये हमारा मौलिक अधिकार है। चौथा है संवैधानिक उपचारों का। संवैधानिक उपचारों का जो मौलिक अधिकार है वो सबसे महत्वपूर्ण है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इस संविधान को सबसे महत्वपूर्ण माना कि यदि सरकार किसी भी मौलिक अधिकार का हनन करती है तो हमें एक अधिकार जो मिला है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, उस अधिकार के लिए यदि किसी भी अधिकार के बारे में रोड़ा डाला जाता है तो व्यक्ति संवैधानिक उपचारों के मौलिक अधिकार के अनुसार न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकता है और न्यायालय में वाद दायर कर सकता है।